डॉक्टर खिलनानी, सबसे पहले आपसे ये समझना चाहेंगे कि पॉजिटिविटी रेट जो है वो कम हो रहा है, लोगों के ठीक होने की दर बढ़ रही है। कहाँ आप देखते हैं, सेकेंड वेव की बात करें, दूसरी लहर के खतरे की बात करें, तो फिलहाल स्थिति क्या है और क्या इसे ये माना जा सकता है कि खतरा पूरी तरह से ख़त्म होने जा रहा है? किरण जी, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहली बात ये कि इस लॉकडाउन ने और इस सेकंड सर्ज ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। ये जो क्लिनिकल की बात करें, जो मरीजों की बात करें, तो ये जो सेकंड सर्ज थी, ये फ़र्क थी फर्स्ट सर्ज से। शायद म्यूटेशन या वेरिएंट्स का फ़र्क रहा होगा। एक तो इसमें जो पहले सोचा गया था कि जो यूके वेरिएंट है B117, वो ज़्यादा खतरनाक नहीं होता, कंटेजियस ज़्यादा होता है, लेकिन लिथैलिटी या मौत की दर कम होती है, लोग आईसीयू में नहीं जाते। ये बिल्कुल गलत साबित हुआ। ज़्यादातर मरीज शुरू में उनको कम सिम्टम्स हुए, बिल्कुल भी बुखार नहीं था, हल्का सा गले में खराश हुई, बदन में दर्द हुआ, टेस्ट करा लिया, पॉजिटिव आ गए, वो कह रहे हमें तो कुछ है ही नहीं, तो फिर हमें क्या है, हम तो ठीक चल रहे हैं, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन ये हमने देखा कि कई बार ये हो कि 7वें, 8वें, 9वें और 10वें दिन भी जाके उनके सिम्टम्स बढ़े, उनको खांसी ज़्यादा हुई, ऑक्सीजन लेवल कम हुआ, वो फिर आईसीयू में गए और उसके बाद मौत की दर आईसीयू में इस समय बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे मरीज हैं वो 40-40 दिन से वेंटिलेटर पे या किसी तरह के सपोर्ट सिस्टम पे हैं, वो बहुत ज़्यादा है। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि हमें सतर्क रहना है जी। सतर्क इसलिए रहना है कि सरकार ने लॉकडाउन किया है, बहुत सारे कड़े कदम उठाए हैं, उस वजह से पॉजिटिविटी कम होके बहुत कम आ गई है, नए केसेस बहुत कम है, पुराने केसेस ज़्यादा चल रहे हैं। लेकिन आगे का रास्ता हमें नापना है। जनवरी की बात करें तो हमने ये कहा था आपके माध्यम से कि हम एक टाइम बम के ऊपर बैठे हुए हैं, क्योंकि अभी भी जो भारत का जो सीरो सर्वे है वो ये नहीं बताता कि हमने कोई सी तरह की भी हर्ड इम्यूनिटी अटेन कर ली है। दूसरी बात है कि वैक्सीनेशन बहुत जोरों शोरों से चल रहा है, लेकिन जब तक हम 70% लोग इम्यून नहीं हो जाते, चाहे इन्फेक्शन से चाहे वैक्सीनेशन से, जैसा कि अमेरिका और इजराइल दूसरे देशों में हुआ, तब तक हमारे ऊपर आप सोचें कि तीसरी वेव का खतरा मंडराता रहेगा। जी। तो हमें दो बात करनी है। एक तो ये कि जो इस समय हमारे को एक कंफर्ट जोन मिल रहा है, जहां रेट कम हो रहा है इन्फेक्शन की रेट, और सरकार ने पार्शियल अनलॉक शुरू कर दिया है जगह जगह, डिपेंडिंग अपॉन द क्लिनिकल सिचुएशन, उसको हमें एक आज़ादी का माध्यम नहीं मानना चाहिए। हमें ये मानना चाहिए कि ये एक सतर्कता का जो है ना समय है कि जब हमें ये कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को और भी तेजी से अपनाना है। वैक्सीनेशन की जो एफिकेसी शायद 70% है, 80% है, 90% है, लेकिन कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की दर जो है वो 100% है। तो इसलिए उसको मानते हुए हमें चलना है कि आगे करीब, मेरा ये व्यक्तिगत सोच है कि 2021 में हमें पूरे साल तक, जब तक वैक्सीनेशन कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनाते हुए बचाव की तरफ ज़्यादा ध्यान देना है। पिताजी का एज 88 ईयर्स के हैं जी। और 2 मई को उनको कोविड डायग्नोज हुआ मैम। तो हम लोग ने उनका ट्रीटमेंट, कोविड का जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल था वो मेंटेन किया, वो ठीक भी हो गए, बट अभी उनको भूलने की काफी बीमारी हो रही है मैम। और भूलने के बाद उनका जैसे कभी कभी मैं पिछले 2-4 दिन से देख रहा हूँ, वो स्टूल पास ऑटोमेटिकली मैम वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा है मैम। तो एक तो उनके भूलने की बीमारी के लिए मैम क्या करना चाहिए, क्या ये पोस्ट कोविड है मैम? थोड़ा सा इसमें सपोर्ट। डॉक्टर खिलनानी, क्या सजेस्ट करना चाहेंगे आप इन्हें? नहीं, ये एक्चुअली मैं थोड़ा ओमिट कर गया था। ये जो पेट की जो इरेगुलरिटी होती है, जब मैंने न्यूरोलॉजी वगैरह सिम्टम्स बताए, पेट की जो इरेगुलरिटी है, बॉवल इरेगुलरिटी, भूख का कम लगना, पेट में भारीपन रहना खाने के बाद, ये सब बहुत कॉमन चीज़ें हैं। इसके लिए जो है ना आपको इन्फेक्शन रूल आउट करना पड़ेगा और अपना जो डाइट को ऑल्टर करें, और ज़रूरत पड़े तो डॉक्टर की सलाह से। ये बहुत कॉमन है। कुछ ये इफेक्ट दवाइयों की वजह से होते हैं, जो हम डॉक्टर लोग खूब सारी दवाइयाँ देते हैं, स्टीरॉइड्स के इफेक्ट होते हैं, आइवरमेक्टिन, हर दवाई का कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होता है। और हर बीमारी के बाद जो है ना, जो हमारे पेट की जो बैक्टीरियल फ्लोरा होती है, वो ऑल्टर होने की वजह से बॉवल इरेगुलरिटी, मतलब जो आदमी की जो मोशन पास करने की जो नॉर्मल प्रक्रिया होती है, उसमें बदलाव आ जाता है। उसका ठीक से इलाज करना चाहिए। लेकिन जैसे मैंने न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बताया,
कि जो कॉग्निटिव डिसफंक्शन जो होता है, जो जिसको डिमेंशिया कहते हैं, उसका एक रूप एल्जाइमर्स भी होता है, ये भी देखा गया कि कोविड के बाद जो है ना भूलने की आदत, जिसको कहते हैं ना, एक तो होता है भूलने की आदत होती है, वो नॉर्मल सी होती है, वो थोड़े दिनों में ठीक हो जाती है, लेकिन अर्ली डिमेंशिया भी हो सकता है। तो जो इनके पिताश्री को जो ये तकलीफ हो रही है कि उनको भूलने की आदत है, ये हो सकता है कि बिगिनिंग ऑफ डिमेंशिया हो, क्योंकि उनकी उम्र भी उस ग्रुप में आते हैं। तो इसके लिए आपको प्रॉपर वो न्यूरोलॉजिस्ट के साथ, अपने फिजिशियन के साथ टेस्ट करा के उसकी पूरी जांच करानी चाहिए। अगर ये डिमेंशिया है तो उसका फिर प्रॉपर इलाज। ये कि मेरा भाई को कोविड निमोनिया हुआ था आज से कोई 1.5 महीना पहले, और उसके बाद उनको लखनऊ में ऑक्सीजन लेवल काफी ड्रॉप हो रहा था, और उनको किसी हॉस्पिटल में, जो कि कोविड हॉस्पिटल थी, न्यूरो हॉस्पिटल थी जो कोविड में कन्वर्ट हुई थी, वहां पे उनको आईसीयू में रखा था और ऑक्सीजन लगाई थी, सीटी स्कैन वगैरह कराया था। सीटी स्कैन शुरू में आया था उनका 19, और उसके बाद ऑक्सीजन लेवल, ऑक्सीजन चढ़ाते थे तो नॉर्मल आ जाता था, और उसके बाद ऑक्सीजन की शॉर्टेज होगी तो ऑक्सीजन नहीं चढ़ा। एनीवे, फिर ये ऑक्सीजन कभी चढ़ाया कभी नहीं चढ़ाया। उसके बाद बिना ऑक्सीजन के रखा था, बिना ऑक्सीजन के उनका ऑक्सीजन लेवल आता था 85, और बुखार कुछ नहीं था। उसके बाद 1 हफ्ते बाद दोबारा सीटी कराया तो दोबारा सीटी आया उनका 15 के बाद डॉक्टर ने कहा कि आपका ऑक्सीजन लेवल धीरे धीरे बढ़ता रहेगा, अपना लंग्स आपके 15 है, धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। आप छुट्टी करती थी, छुट्टी हुए अब 15 दिन, 3 हफ्ते हो गए हैं जी। और उसके बाद अब चौथी बार, कल वो गए थे, चौथी बार फिर उनका सीटी स्कैन कराया तो सीटी स्कोर आया उनका 6। और लेकिन उनकी समस्या अब ये है कि वैसे तो उनका घर में बिना ऑक्सीजन के ऑक्सीजन लेवल 94 रहता है, बट वो थोड़ा अगर ज्यादा चलते हैं, मतलब जैसे कि आधा किलोमीटर चल दिया या डेली की एक्टिविटी थोड़ा हैवी वाली कर दी, तो उनका ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप हो जाता है 4 पॉइंट जी। और उसके बाद जैसे ही वो नॉर्मल बैठते हैं 1 मिनट के बाद फिर नॉर्मल आ जाता है 94। तो कल वो जब डॉक्टर के पास गए तो वो कहते हैं आपका ड्रॉप नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, चाहे उसके बाद 94 आ जाता है तो आप किसी हार्ट स्पेशलिस्ट को दिखाओ, प्रॉब्लम आपकी हार्ट की लग रही है। लेकिन उनको हार्ट की पहले पास में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं रही थी, बीपी नॉर्मल रहता है। डॉक्टर खिलनानी, क्या आप इन्हें सजेस्ट करेंगे, क्या समस्या हो सकती है ये? नहीं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत कॉमन है। मैंने जैसे कि बताया कि जिनको सीवियर डिजीज होती है, जिनको निमोनिया प्राइमरीली जो है वो निमोनिया होता है, और जहाँ भी इन्फ्लामेशन होता है वहाँ फाइब्रोसिस के, मतलब इन्फ्लामेशन के बाद स्कारिंग के चांसेस होते हैं। तो ये जो पेशेंट जिनको सीवियर निमोनिया हुआ, जैसे इन्होंने बताया कि इनका सीटी स्कोर 19 आउट ऑफ 25 है, तो उसको, इन पेशेंट्स को हम 3 से 4 हफ्ते के बाद फिर बुलाते हैं, फिर उनका वो टेस्ट करते हैं। अगर तो उनका ऑक्सीजन लेवल 94 से कम होता है तो उनका कोई फॉर्मल लंग फंक्शन या 6 मिनट वॉक टेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि वो हमें पता होता है कि उनका लंग कॉम्प्रोमाइज है। अगर उनका नॉर्मल सैचुरेशन होता है तो उनको एक टेस्ट होता है जिसको हम 6 मिनट वॉक टेस्ट करते हैं, वो घर में भी कर सकते हैं। 6 मिनट तेज चलाने के बाद उनकी हार्ट रेट और उनकी ऑक्सीजन सैचुरेशन को और उनकी वाइटल कैपेसिटी कहते हैं, लंग फंक्शन, वो टेस्ट करते हैं। अगर उसमें 3% से ज्यादा ड्रॉप होता है, इसका मतलब ये है कि उनके लंग की कैपेसिटी अभी कॉम्प्रोमाइज हो गई, जो कि एग्जैक्टली इनके ब्रदर के साथ हो रहा है। ऐसी सूरत में मेरी सलाह है कि बार बार सीटी स्कैन नहीं कराना चाहिए, उसमें रेडिएशन हैजर्ड भी होता है, ये वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज भी है और खर्चीला भी होता है। सीटी बार बार कराने की जरूरत नहीं होती, लेकिन सीटी में सिर्फ स्कोर ही इम्पोर्टेंट नहीं होता, उसमें कई सारी चीजें, इंट्रिकेट फाइनर चीजें होती हैं जिससे हमें पता चलता है कि इस पर्टिकुलर सीटी को देखते हुए और इनकी कंडीशन को देखते हुए इसमें फाइब्रोसिस के चांसेस हैं। साथ में हम इन्फ्लामेटरी मार्कर्स भी कराते हैं, जो सबको पता है कि सीबीसी और डी डायमर और सी रिएक्टिव प्रोटीन कराते हैं। अगर वो ज्यादा होते हैं तो साथ में हम स्मॉल डोजेज ऑफ स्टेरॉइड देते हैं जिससे कि इन्फ्लामेशन को कंट्रोल करें। अगर वो मार्कर्स नॉर्मल होते हैं और हमें लगता है कि इस पेशेंट में फाइब्रोसिस डेवलप हो रहा है तो उसमें हम फिर दवाइयाँ देते हैं। वो दवाइयाँ यहाँ पर परफेनेडोन और निंटाडिनब 2 दवाइयाँ होती है जिनका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन दूसरे फाइब्रोटिक कंडीशन में क्योंकि वो यूज करते हैं, इसमें भी यूज करते हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है एक्सरसाइज, ब्रीदिंग एक्सरसाइज
जैसे ही आपकी कोविड से रिकवरी हुई है, आपको निमोनिया हुआ या नहीं हुआ, ये मान के चलो कि 90% से ज्यादा के लोगों में, चाहे वो माइल्ड हो चाहे मॉडरेट कोविड हो, अगर आप उनका सीटी स्कैन करेंगे तो हल्का फुल्का निमोनिया हमेशा मिलता है। तो इसका मतलब कि निमोनिया तो होता ही है, ये मान के चले। उसके बाद जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो होती है, इंसेंटिव स्पायरोमेट्री होती है, आजकल सबको पता है, वो 3 बॉल्स होते हैं 3 कलर के, उनको रेस करना होता है अपनी ब्रीदिंग के जोर पर, उसको रेस करना होता है। तो वो एक तो वो करना होता है। अगर आप ठीक समझते हैं, अगर प्राणायाम करते हैं जिसमें अनुलोम विलोम, कपाल भारती और भस्त्रिका, ये 3 जो है मेरे हिसाब से, और इसका वैज्ञानिक प्रमाण भी है हमारा अस्थमा में, कि ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, ये इनको करनी चाहिए। और अपना, जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि कोई भी विग्रस एक्सरसाइज नहीं करें अपने आप को टेस्ट करने के लिए, बहुत ज्यादा जोर नहीं लगाएं, क्योंकि वो लंग के फटने के भी चांसेस होते हैं कोविड में, न्यूमोथोरैक्स जिसको करते हैं। तो मेरी इनसे सलाह ये है कि इनको, इनके ब्रदर भाई को किसी स्पेशलिस्ट पल्मोनोलॉजिस्ट की ओपिनियन की अभी जरूरत है, क्योंकि अगर इनको फाइब्रोसिस, हालांकि इनकी लंग कंडीशन इम्प्रूव हो रही है जी, लेकिन फिर भी एक बार इनको सीटी स्कैन बार बार ना करा के एक पल्मोनोलॉजिस्ट को दिखा के इनकी आगे की जो प्लान करें। हार्ट की जो इम्प्लीकेशन होती है वो बहुत ज्यादा कॉमन नहीं होती। जो 40 साल से बड़े हैं, स्मोकर्स हैं, डायबिटीज हैं, जिनको या कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, और अगर हार्ट रेट बहुत ज्यादा है, अगर रेस्टिंग में भी हार्ट रेट 120 से ज्यादा चल रहा है या इरेगुलर चल रहा है, पल्स ऑक्सीमीटर सबके पास होता है, तब वो हार्ट की जांच भी जरूर करा ले, इतना ईसीजी कराएं, इकोकार्डियोग्राम कराएं। लेकिन प्राइमरीली इनको लंग की कंडीशन लगती है मुझे। ऐसे पेशेंट्स जो हॉस्पिटलाइज होकर आए हैं, घर पर अगर वापस आ जाते हैं जब ट्रीटमेंट के बाद, तो नॉर्मल वर्क रिज्यूम करने के लिए उनको कितना इंतज़ार करना चाहिए, ये सवाल है हमारे एक व्यूअर का। और एक हमारी एक और व्यूअर हैं, चेतना जी हैं इनका नाम, नर्स हैं ये, इन्होंने कोविड वार्ड में काम किया है। ये कह रही हैं कि इनको कोई और सिम्टम तो नहीं है, लेकिन इनका सेंस ऑफ टेस्ट और स्मेल चला गया है। तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आगे आने वाले समय में इन्हें दूसरी कॉम्प्लिकेशंस भी हो जाएं? हाँ, पहले मैं उसका उत्तर देता हूँ। जो जिन लोगों को मॉडरेट या सीवियर डिजीज हुई है, जो हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं, जिनका ऑक्सीजन कम हुआ है, जिनके सीटी स्कैन में निमोनिया आया है, या जो आईसीयू में रहे हैं, वो जनरली उनको कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देते हैं और बहुत सारे साथ में एंटीबायोटिक्स भी देते हैं, दवाइयाँ भी देते हैं। तो वो जो डिस्चार्ज के टाइम पर उनको जो हिदायत दी जाती है, कई लोगों को फॉलोअप में भी स्टेरॉइड दिए जाते हैं, तो उनको सबसे पहले, और ब्लड थिनर्स भी दिए जाते हैं। तो वो डिपेंड करता है केस टू केस, उसके बारे में मैं यहाँ नहीं बताना चाहूँगा। लेकिन जो भी आपको प्रिस्क्रिप्शन है उसको आपको बहुत फॉलो करना है। दूसरी बात यह है कि अगर आप कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स पे हैं, चाहे आपकी जो भी उम्र हो, आपको अपना ब्लड शुगर पे पूरा कंट्रोल करना है। जैसे कि बताया गया कि आजकल तो ग्लूकोमीटर से आप घर में चेक कर सकते हैं, और अपनी दवाइयाँ और एक्सरसाइज नॉर्मली करें। लेकिन जहाँ तक वर्क रिज्यूम करने की बात है, जो लोग अस्पताल में रहते हैं, जिनका ऑक्सीजन कम हुआ हो, निमोनिया हो, कम से कम उनको 3 हफ्ते का आराम हम एडवाइस करते हैं कि उसमें जॉब ज्वाइन नहीं करें। उसका मतलब ये नहीं है कि वो कंटेजियस है, इसलिए कि उनको इतनी जनरल वीकनेस रहती है, एस्थीनिया रहती है, फटीग रहती है कि वो अपना काम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि उनको सुबह उनको लगेगा कि हम ठीक है, लेकिन जैसे ही काम पे जाएंगे हो सकता है वो इतना कमजोर महसूस करें कि उनके लिए काम करना पॉसिबल नहीं हो। इसलिए धीरे धीरे रिहेबिलिटेशन, जिसको हम कहते हैं फिजिकल रिहेबिलिटेशन और रेस्पिरेटरी रिहेबिलिटेशन, ये चलता है। पर अगर मैं मोटी मोटी बात करूं तो डिस्चार्ज के बाद करीब 3 हफ्ते का जो मेडिकल रेस्ट हम जनरली एडवाइस करते हैं, उसके बाद आप डॉक्टर से मिलें या डॉक्टर से ऑनलाइन कंसल्ट करें। अगर जरूरत होगी तो आपके टेस्ट कराएंगे, और डॉक्टर जब आपको सर्टिफाई करें कि अब आप अपना जॉब ज्वाइन कर सकते हैं, तब आप कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न जो हमारी स्टाफ नर्स ने पूछा कि वो कोविड वार्ड में काम करती हैं और उनका सेंस ऑफ स्मेल और टेस्ट चला गया, मेरे विचार से, मेरा व्यक्तिगत ये मत है कि आज की डेट में, कोविड टाइम में, अगर किसी का स्मेल और टेस्ट चला गया है सडनली, कोई उसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस नहीं है। डायग्नोसिस इनको मोस्ट प्रोबेबली एक्टिव कोविड इन्फेक्शन हुआ है, इनको अपना टेस्ट कराना चाहिए, इसलिए कि उनका अपना इलाज भी हो, इसलिए कि उनको, उनके लिए अस्पताल जाना दूसरों के लिए खतरा है।
राइट। इसलिए और कोई कारण इन दिनों नहीं होता जिसमें दोनों सेंस ऑफ टेस्ट और स्मेल चला जाए। तो प्लीज आप अपना टेस्ट कराएं।